हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है भागीदारी की परिभाषा और इसके आवश्यक तत्व देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भागीदारी का अर्थ देख लिया था, उसका अधिनियम देख लिया था, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में ये शॉर्ट में आ जाता है क्वेश्चन कि भागीदारी को परिभाषित करिए, या फिर अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भागीदारी के क्या आवश्यक तत्व हैं। और जैसा कि आपको पता ही लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं भागीदारी की परिभाषा क्या है। तो आपका भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 का अध्याय 2 और धारा 4 से लेकर के 8 तक में भागीदारी की परिभाषा और प्रकृति के प्रावधान दिए गए हैं। ये आप लोग याद रखना, अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है कोई तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन ऐसे कि भारतीय भागीदारी अधिनियम के किस अध्याय में प्रकृति और परिभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भागीदारी की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो याद रखना आपका धारा 4 में जो है भागीदारी की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो अब क्या परिभाषा दी गई है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गई इसकी डेफिनेशन, तो जितने भी आगे डेफिनेशन या जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है कि भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। ठीक है, भागीदारी आपका क्या है? उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर ये वर्ड आप लोग याद रखना, करार कर लिया है। और किसमें करार कर लिया है? कारोबार के लाभ में अंश पाने का करार कर लिया है। ठीक है, जो उन सब के द्वारा ठीक है, या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा। ठीक है, यानी उनमें से कोई एक या एक साथ सारे, जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है। ठीक है, अब एक बार फिर से डेफिनेशन इसकी रिपीट करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है, जो उन सब के द्वारा या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा, जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है। अर्थात भागीदारी व्यवसायिक संगठन का एक सह व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यवसायिक उद्यम का गठन किया जाता है। जो व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं उनको व्यक्तिगत रूप में भागीदार और सामूहिक रूप में फर्म कहा जाता है। जिस नाम से कारोबार चलाया जाता है वो फर्म का नाम कहलाता है। ठीक है, जिस नाम से कारोबार चलाया जाता है वो फर्म का नाम कहलाता है। याद रखना आप लोग, व्यक्तिगत रूप से उनको भागीदार कहा जाएगा और सामूहिक रूप से उसको फर्म कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई डेफिनेशन? अब एक एक करके आराम से धीरे धीरे समझते चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन दी गई हैं। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्योंकि हमको थोड़ा एक्सप्लेन में लिखना होता है, तो आप ये 3 डेफिनेशन है, इनमें से कोई 2 डेफिनेशन मेंशन कर देना। अब इनकी डेफिनेशन हमें एज इट इज लिखनी होती है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहली डेफिनेशन है अमेरिकी विधि शास्त्री पोलक की। पोलक क्या कह रहे हैं? बहुत ही आसान डेफिनेशन है। ठीक है, क्या कहते हैं कि भागीदारी एक ऐसा संबंध है जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति कारोबार करने का करार करते हैं और इसके लाभ को आपस में वितरित करने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, सहमत होते हैं यानी वही चीज एग्रीमेंट करते हैं। तो क्या है कि सब आपस में ये डिसाइड करते हैं कि इसका जो प्रॉफिट होगा तो किसका कितना क्या शेयर होगा। ओके, और यही वो चीज है जो भागीदारी और संयुक्त हिंदू परिवार को अलग करता है। यानी जो संयुक्त हिंदू परिवार में जो बिजनेस होते हैं उसमें और भागीदारी में आपका डिफरेंस भी पूछा जाता है। क्योंकि क्या होता है, संयुक्त हिंदू परिवार में जो व्यक्ति होते हैं तो वो क्योंकि एक ही फैमिली से हैं, अब एक दूसरे से संबंध मतलब रिश्ते हैं आपस में। कोई भाई भाई मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, कभी पति पत्नी मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, कभी पिता भी हैं उसमें और भाई बहन, मतलब सभी लोग कर रहे हैं। तो वो क्या है, जन्म से उनके रिश्ते होते हैं और एक साथ काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति हैं वो सहमति से अलग अलग होते हैं सारे, और क्योंकि उनका उद्देश्य एक होता है बिजनेस से प्रॉफिट कमाना, तो इसलिए आपस में सहमत होकर के इसका करार करते हैं कि किसका कितना क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन
बीच में स्टॉप हो गई, एक मिनट फिर से स्टार्ट से रिपीट करते हैं कि भागीदारी एक ऐसा संबंध है जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति कारोबार करने का करार करते हैं, इसके लाभ को आपस में वितरित करने के लिए सहमत होते हैं, चाहे उस कारोबार को सभी भागीदार सहमत होकर के चलाएं या उनमें से एक या अधिक व्यक्ति उसका संचालन करे। हम लोगों ने जो धारा 4 में अभी डेफिनेशन देखी है लगभग ये उसी तरीके से है, लेकिन पोलक ने उस डेफिनेशन को और अधिक क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। बाकी वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिए तो आपको और अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम बोलते रहेंगे तो उससे शायद उतना अच्छे से आपके दिमाग में ना जाए जब तक आप लोग खुद से नहीं उसको याद करोगे। एक बार वीडियो पॉज करके सोचो कि आपको ये डेफिनेशन याद हुई है कि नहीं। ओके, ये अच्छा तरीका है। नेक्स्ट डेफिनेशन है केंट की। अब ये क्या कहते हैं कि भागीदारी उन व्यक्तियों में एक ऐसा संबंध है जो अपनी संपत्ति, श्रम या योग्यता को किसी व्यवसाय में संयुक्त करने तथा लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अर्थ में भी हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि जो भागीदारी होता है तो इसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति और श्रम, योग्यता को आपस में लगाते हैं, फिर उसमें व्यापार करते हैं, जो प्रॉफिट होता है तो आपस में बांटने के लिए करार करते हैं। ठीक है, सहमत होते हैं। ये भी डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आंग्ल भागीदारी अधिनियम 1860 की। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। भागीदारी लाभ के उद्देश्य से सामूहिक रूप से व्यवसाय चलाने के लिए व्यक्तियों के बीच में पाया जाने वाला संबंध है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, भागीदारी लाभ के उद्देश्य से, ओके, सामूहिक रूप से व्यापार चलाने के लिए व्यक्तियों के बीच में पाया जाने वाला संबंध है। तो सभी डेफिनेशन में आपको कुछ चीजें कॉमन मिल रही हैं। एक तो संबंध कॉमन मिल रहा है, ठीक है। दूसरा आपको क्या मिल रहा है, लाभ का उद्देश्य होता है सभी में। और तीसरा क्या मिल रहा है आपको कि इसमें एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है आपको, दो से अधिक व्यक्ति मिल रहे हैं, यानी समूह एक मिल रहा है आपको। चौथी चीज आपको कॉमन मिल रही है, इसमें कोई ना कोई व्यापार और बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है। और हर डेफिनेशन में आप लोग ये भी पढ़ रहे हो बार बार कि कोई एक व्यक्ति उन सभी की ओर से या सारे व्यक्ति मिलकर के काम कर सकते हैं। तो म्यूचुअल एजेंसी का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यही आपकी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि आप लोग डेफिनेशन में पढ़ रहे हो। अब हम लोग जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जब इसके हम इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों का देखना, डेफिनेशन अगर अच्छे से समझ में आ गई तो पूरे इसेंशियल एलिमेंट आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। अब इसमें लास्ट में, अतः भागीदारी फर्म का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है, याद रखना। भागीदारी में जैसे भागीदार अलग अलग हुए सारे, तो भागीदारी भी खत्म। तो इसका अलग अपना कोई विधिक अस्तित्व नहीं होता है, जैसे कि आपका कंपनी का होता है। यह भागीदारों का एक संघ होता है, ठीक है। सदस्यों में अलग एक इकाई के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल आयकर अधिनियम के विनिर्दिष्ट उपबंधों के कारण आयकर के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भागीदारी का एक पृथक व्यक्तित्व स्वीकार किया जाता है। अब इसके बाद हम इसके आवश्यक तत्व देखेंगे। अब देखना, जितने हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है बस वही इसके आवश्यक तत्व हैं। पहला क्या है, संबंध इसका आवश्यक तत्व है, रिलेशन यानी। दूसरा इसका आवश्यक तत्व है दो या दो से अधिक व्यक्ति, ओके। और तीसरा क्या है, करार, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन में बार बार पढ़ रहे हैं कि कारोबार में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सहमत होते हैं या करार करते हैं। चौथा है कारोबार, यानी कोई ना कोई भाई कारोबार भी तो होना चाहिए। कारोबार नहीं होगा तो किस चीज की भागीदारी है, मतलब काम ही क्या करना है फिर उसमें, ओके। पांचवा क्या है, लाभ प्राप्त करना। उसमें कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे हैं। अगर कोई एनजीओ चला रहा है तो उसको भागीदारी थोड़ा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं होता ना। तो ये भागीदारी जो होता है इसमें प्रॉफिट होता है, सभी का शेयर होता है कि किसको कितना क्या मिलेगा, ठीक है। छठवां इसका आवश्यक तत्व है पारस्परिक भागीदारी यानी म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। क्योंकि सभी भागीदार तो एक जगह पे हो नहीं सकते हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो अब ऐसे में भागीदारी में कोई डिसीजन लेना है, कोई काम करना है, तो क्या सभी भागीदारों को बुलाया जाएगा? नहीं बुलाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पर कोई एक भागीदार भी कोई काम कर सकता है उन सब की ओर से, तो ऐसा माना जाएगा। जैसे आपका एजेंसी में आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई एक व्यक्ति जो मालिक होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो अपॉइंट करता है किसी व्यक्ति को अपने बिहाफ में काम करने के लिए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें हो सकता है वो स्किल ना हो, समय ना हो, टैलेंट ना हो, ठीक है। तो इस वजह से चलिए अब हम एक एक करके एक्सप्लेन में देख लेते हैं। देखो, अगर शॉर्ट में आपका एग्जाम आता है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपसे, तो आप इतना लिख देना जा करके, पहले थोड़ी सी डेफिनेशन बता देना और फिर एसेंशियल एलिमेंट लिख देना, इनको लाइन में लिखना, ठीक है। एक एक लाइन लिख देना सभी के लिए। बाद में इसका निष्कर्ष में थोड़ा सा कुछ डाल देना,
ओके। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाता है तो फिर इतने से काम नहीं चलेगा, फिर आपको इनको एक एक करके सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बीच बीच में कुछ केसेस भी ऐड करने पड़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसमें लॉन्ग में आ जाएगा तो कैसे क्या एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो भागीदारी वास्तव में भागीदारों व्यक्तियों का संबंध है। व्यक्ति पारस्परिक न्यास जो कि ईमानदारी और सच्चाई को इंगित करता है, और विश्वास जो कारोबार करने की क्षमता को इंगित करता है। ठीक है, यानी पारस्परिक न्यास और विश्वास द्वारा संबंधित होता है इनका संबंध। ठीक है, यदि इस न्यास और विश्वास को धक्का पहुंचता है, यानी कोई चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, तब व्यक्तियों के बीच का ये जो संबंध होता है वो टूट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भागीदारी ही समाप्त हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए भागीदारों की संख्या पर सदैव परिसीमा है, अर्थात बैंकिंग कारोबार के लिए कम से कम 10 और गैर बैंकिंग कारोबार के लिए 20। अब इसके बाद दूसरा आवश्यक तत्व है भागीदारी के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। भागीदारी होने के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 व्यक्ति हो, और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि भागीदारी के निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने आवश्यक है। ओके, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति भागीदारी का व्यापार कैसे कर सकता है। भागीदारी के अधिकतम संख्या के बारे में भागीदारी अधिनियम में कोई उपबंध नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखना आप लोग ये चीज, ये ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। परंतु कंपनी अधिनियम जो 2013 का कानून है, उसमें जो है इस संबंध में कुछ उपबंध मिलते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार भागीदारी की दशा में सदस्यों की संख्या 50 कर दी गई है। ठीक है, यदि इससे अधिक हो जाती है तो इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत कराना आवश्यक है, अन्यथा वह अवैध संगठन माना जाएगा। याद रखना आप लोग कि अगर 50 से अधिक संख्या हो जाती है भागीदारी में तो फिर उसको कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक केस है आपका हुसैन कासिम बनाम आयकर आयुक्त का केस है। यह आपका 1941 का केस है। इस केस में कहा गया कि भागीदारी फर्म एक विधिक व्यक्ति नहीं है। जैसे कंपनी होता है वैसे ही भागीदारी फर्म एक विधिक व्यक्ति नहीं है, इसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एसेंशियल एलिमेंट है कि करार होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई उनके बीच में करार होना चाहिए। ठीक है, और ये करार अभिव्यक्त भी हो सकता है, विवेचित भी हो सकता है। ठीक है, बिना करार के अगर कोई डिस्प्यूट होगा, कोई मामला हो गया, ठीक है, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसकी क्या ड्यूटीज थी, किसका क्या शेयर था। तो उसमें करार एग्रीमेंट भी तो होना चाहिए। तो अब इसमें क्या लिखेंगे कि भागीदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो कि करार द्वारा सर्जित होता है। किसके द्वारा सर्जित होता है? करार के द्वारा। अब इसमें धारा 4 में क्या लिखा है? धारा 4 से स्पष्ट होता है कि भागीदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी कारोबार के लाभ में अंश प्राप्त करने का करार किया था। 4 में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी भागीदारी की, उसमें यह लिखा था कि जो है भागीदार कारोबार के लाभ में अंश प्राप्त करने का करार करते हैं। ठीक है, इसके बाद धारा 5 जो है इसमें क्या लिखा हुआ है कि भागीदारी संबंध संविदा से उद्भूत होता है, ना कि परिस्थिति से। ये धारा 5 आपकी इस संबंध में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ये जो आपका भागीदारी का जो भागीदार होते हैं उनके बीच में जो संबंध उत्पन्न होता है तो ये आपका संविदा से उत्पन्न होता है, जबकि ज्वाइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता है। उनमें क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा जन्म से पैदा होता है तो वो किसी का भाई होता है, किसी का बहन होता है। जैसे कि विवाह में पति और पत्नी आपस में मिलकर के अगर कोई पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो भी क्योंकि पति पत्नी है आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं तो वो कोई एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, उनके जो संबंध होंगे तो किसी के विवाह से उत्पन्न हो रहे हैं संबंध, किसी के जन्म से उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन भागीदारी आपका जो है इसमें भागीदारों का संबंध संविदा से उत्पन्न होता है। ठीक है, करार से उत्पन्न होता है। विशेष करके हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य जो उस हैसियत में कौटुंबिक कारोबार चलाते हैं या बर्मी बौद्ध पति पत्नी जो उस हैसियत में कारोबार चलाते हैं, ऐसे कारोबार में भागीदार नहीं हुए। ठीक है, ये जो है इनको भागीदार नहीं कहा जाता है। इसलिए भागीदारी की संविदा को वैध संविदा के आवश्यक तत्वों को पूरा करना चाहिए, जिसे संविदा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत दिया है। धारा 10 के अंतर्गत जो संविदा के आवश्यक तत्व दिए गए हैं कि ये कंडीशन होनी चाहिए अगर एग्रीमेंट कोई करना चाहता है या संविदा करना चाहता है, वरना फिर वो संविदा जो है शून्य हो जाएगी या अवैध मानी जाएगी। धारा 10 के अगर आपको याद हो कि कौन कौन सी वो शर्तें थी, पहला था कि पक्षकार
पक्षकारों की जो है स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, पक्षकार सक्षम होने चाहिए संविदा करने के लिए, कोई पागल या अवयस्क ना हो, और उसके बाद था कि जो प्रतिफल है वो विधिपूर्ण होना चाहिए। फिर उनका जो उद्देश्य है, जो व्यापार करने का उद्देश्य है, वो उनका जो है वैध होना चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए। उनकी जो संविदा है वो किसी अन्य विधि के द्वारा शून्य घोषित ना कराई गई हो, ठीक है। और इनका ये जो कार्य है, जो व्यापार है, वो लोक नीति और अनैतिकता के विरुद्ध ना हो, ठीक है। तो मतलब अनैतिक ना हो, ठीक है, और ना ही वो लोक नीति के विरुद्ध हो। तो ये इसके आवश्यक तत्व थे एक वैध पूर्ण संविदा के, ठीक है। और यही सारी शर्तें पूरा करना जरूरी यहाँ भागीदारी में भी है। ओके, अब यहाँ पर एक केस है डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स का। इस केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया जाता है कि भागीदारों का संबंध उनके मध्य करार पर आधारित होता है, अतः भागीदारी तथा फर्म का आधार भागीदारी करार है। भागीदारी के लिए करार होना आवश्यक होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि करार लिखित अथवा औपचारिक हो। ओके, यह अभिव्यक्त भी हो सकता है, यानी बोल करके हो सकता है, ठीक है, या फिर विवेचित यानी पक्षकारों के आचरण से भी पता किया जा सकता है। जैसे कि अब 4 व्यक्तियों के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करेंगे, कोई व्यापार करेंगे। अब सी व्यक्ति को कहा गया कि तुमको जो है इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा लगाना है, ठीक है। बाद में जो है अब वो व्यक्ति मुंह से तो बोल करके कुछ नहीं कहता है, लेकिन बाद में उतना पैसा लेकर के आ जाता है और दे देता है उन लोगों को। तो इससे समझ में आ रहा है कि वो भी पार्टनर बनना चाह रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यानी अभिव्यक्त भी हो सकता है, विवेचित भी हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए। अब इसके बाद फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है कारोबार, यानी कोई बिजनेस होना चाहिए। भागीदारी के निर्माण के लिए कारोबार का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना कारोबार के भागीदारी नहीं हो सकती है। याद रखना, कारोबार की बड़ी ही व्यापक परिभाषा भागीदारी अधिनियम की धारा 2B में दी गई है। कहां पर दी गई है? 2B में भागीदारी अधिनियम की धारा 2B में कारोबार की परिभाषा दी गई है। अब क्या दी गई परिभाषा? कारोबार के अंतर्गत हर व्यापार, उपजीविका और वृत्ति होती है। इसकी परिभाषा काफी जो है व्यापक है। इसमें आपका व्यापार को भी शामिल कर दिया है कारोबार के अंतर्गत, और इसके बाद उपजीविका को भी इसी में शामिल कर दिया है, और वृत्ति को भी शामिल कर दिया है। लेकिन कमी बस इस परिभाषा में इतनी है कि इस अधिनियम में इन तीनों वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया गया है डीप में, ठीक है। अच्छे से नहीं बताया गया है कि क्या व्यापार है, क्या उपजीविका है, क्या वृत्ति है। इसीलिए इसे जो है शाब्दिक अर्थों में न लेकर के व्यवहारिक अर्थों में लिया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि कारोबार लंबा या स्थायी हो। जरूरी नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला हो, ठीक है, ईयर्स में, या फिर स्थायी हो, फिक्स हो सकता है कि वो किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए वो कारोबार किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही उद्देश्य पूरा हो गया भागीदारी भी खत्म हो गई, ठीक है। केवल एक वाणिज्यिक संव्यवहार कारोबार हो सकता है। याद रखना, कोई एक अगर ट्रांजैक्शन हुआ है किसी एक काम को करने के लिए भी वो व्यापार कर रहा है, कोई मिल करके सारे व्यक्ति, तो उसको भी भागीदारी के लिए कारोबार माना जाएगा। अब यहाँ पर लिंडले क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि यदि वे व्यक्ति जो कारोबार के भागीदार नहीं है, ठीक है, एक्सप्रेस तौर पर तो वो कारोबार के भागीदार नहीं है, लेकिन किसी एक संव्यवहार के लाभ के किसी एक विशिष्ट संव्यवहार के लाभ तथा हानि विभाजित करते हैं या अंश लेते हैं, तो वह उस संव्यवहार के भागीदार हो सकते हैं। यानी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि करार जो है लिखित और मौखिक भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था पक्षकारों के आचरण से भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो एक्सप्रेस तौर पर तो उस कारोबार का भागीदार नहीं है, लेकिन अगर उस कारोबार में कोई लॉस हो जाता है तो जितना सभी के हिस्से में आता है कि इतना इतना आप लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि इतना लॉस हो गया है, तो वो उतना हानि नुकसान भी उठा रहा है, ठीक है, उतना दे रहा है। और उसके बाद अगर प्रॉफिट उसमें हो रहा है तो वो भी प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है, किसी एक ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को जो है उस संव्यवहार के लिए भागीदार माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और केस है कोटपल्ली जगैया का। इस केस में क्या होता है कि लिंडले के द्वारा जो अभी जो बात कही गई उसी को स्पष्ट करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस निर्णय में अपना विचार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार परीक्षण यह है कि क्या कोई कार्यकलाप यानी कोई एक्टिविटी जिसे उस संव्यवहार के लिए कारोबार कहा जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि एक से अधिक संव्यवहार हो। वही लिंडले कह रहे थे कि किसी एक ट्रांजैक्शन में भी अगर कोई व्यक्ति लाभ और हानि को वहन कर रहा है तो उस व्यक्ति को उसका भागीदार माना जाएगा उस एक संव्यवहार के लिए,
ठीक है, और उस एक समव्यवहार को भी कारोबार माना जाएगा, याद रखना। तो वही चीज इसमें न्यायालय ने भी कही है कि जरूरी नहीं है कि एक से अधिक समव्यवहार हो, ठीक है, या काफी है कि एक समव्यवहार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के चलाने योग्य हो। अतः सरकार के साथ केवल एक संविदा भागीदारी का विषय वस्तु हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि कोई एक ही काम या कोई एक ही ट्रांजैक्शन करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है इकट्ठा हुए, सहमत हुए कारोबार करने के लिए, तो उसको भी भागीदारी कहा जा सकता है, या भागीदारी के उद्देश्य के लिए उसको कारोबार माना जा सकता है, उस एक समव्यवहार को भी। ठीक है, क्लियर हो गया। पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट क्या है? लाभांश प्राप्त करना। अभी हम लोग उतनी देर से हर डेफिनेशन में यही सेम चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हमको एग्जाम में लिखना है, इसलिए इसको देख लें कि हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वहां पे आपके माइंड में वर्ड्स नहीं आएंगे। ठीक है, पता तो होता है हर चीज, लेकिन क्योंकि हमको लिखना भी है, उसको 6-7 लाइन में लिखना है, तो फिर कुछ पता भी होना चाहिए। अब इसमें क्या लिखेंगे कि भागीदारी के निर्माण के लिए ये आवश्यक है कि भागीदार करार के अंतर्गत भागीदारों के मध्य लाभ के बंटवारे का उपबंध हो। ठीक है, ये जरूरी है कि उसमें कोई ना कोई लाभांश प्राप्त करने का प्रोविजन दिया गया हो। अगर लाभ ही नहीं मिल रहा है लोगों को, यानी जो भागीदार हैं, तो फिर उसको भागीदार नहीं कहा जाएगा, याद रखना। कारोबार से प्राप्त लाभ को भागीदारों के मध्य बांटने की व्यवस्था होना भागीदारी के निर्माण के लिए आवश्यक है। ओके, लाभ से तात्पर्य शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट से है। इस प्रकार भागीदारी निर्माण के लिए भागीदारों का कारोबार से प्राप्त शुद्ध लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए। उन सभी भागीदारों का ये अधिकार होना चाहिए कि वो उस कारोबार में जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें अपना शेयर ले सकें, क्योंकि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा भागीदारी में, तो फिर तो ये बन जाएगा आपका, जैसे कि एनजीओ में होता है, उसमें भी मिल करके काम करते हैं, सब अपना खर्चा उसमें लगाते हैं, मतलब पैसा लगाते हैं, सब कुछ होता है, बस उसमें यही वाला प्रोविजन नहीं होता है कि लाभ उसमें नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। अब इसके बाद जो है छठवां यानी लास्ट हमारा एसेंशियल एलिमेंट है पारस्परिक अभिकरण। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हर डेफिनेशन में हम लोग बार बार ये चीज पढ़ रहे हो कि कोई एक व्यक्ति उन सभी की ओर से काम कर सकता है, या फिर वो सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं। तो जब एक व्यक्ति उन सभी की ओर से काम करेगा, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक एजेंट जो एक आपका भागीदार बाकी भागीदारों का एजेंट होता है, जैसे कि हम लोगों ने एजेंसी में पढ़ा है। अब जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे सारे भागीदार उपस्थित हों, कोई मतलब कोई बहुत दूर रह रहा है, कोई बीमार है, कोई नहीं आ सकता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए, तो ऐसे में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अचानक से कोई डिसीजन लेना है, उस भागीदारी के लिए कोई काम करना है, तो कोई एक व्यक्ति भी वहां पर काम कर सकता है। ऐसे में जो व्यक्ति काम करता है वो बाकी सारे मतलब बाकी सारे भागीदारों का एजेंट माना जाएगा और उनको प्रिंसिपल माना जाएगा। जैसे एजेंसी में प्रिंसिपल लायबल होता है अपने एजेंट के काम के लिए, वैसे पार्टनरशिप में भी होता है। ठीक है, और हम लोगों ने संबंध में ये चीज पढ़ी थी कि इनका जो संबंध होता है वो बहुत ही विश्वास का और ईमानदारी का संबंध होता है। अगर कोई चीटिंग फ्रॉड करता भी है तो फिर वो भागीदारी खत्म हो जाएगी। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि जिस कारोबार के लाभ में अंश पाने का करार किया गया है, वह कारोबार उन सब के द्वारा या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है चलाया जाना चाहिए। यही हम लोग अभी समझे हैं ना। इस प्रकार भागीदारी संबंध की स्थापना के लिए कारोबार सभी भागीदार द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा सभी की ओर से चलाया जाना चाहिए। अतः भागीदारी के निर्माण के लिए पारस्परिक अभिकरण का होना जरूरी है, आवश्यक है। प्रत्येक भागीदार स्वामी और अभिकर्ता होता है, ये भी हम लोगों ने अभी अभी समझा है कि एक भागीदार जो होता है वो दूसरे भागीदार का अभिकर्ता होगा और वो आप मतलब वो उसके स्वामी होंगे। ठीक है, दूसरे भागीदारों का अभिकर्ता होने के कारण फर्म के कारोबार के प्रयोजन हेतु किया गया उसका कार्य सभी भागीदारी अर्थात फर्म पर बाध्यकारी होगा। यानी वो एजेंट के रूप में जो भी काम करेगा तो उससे बाकी सारे भागीदार बिल्कुल प्रिंसिपल की तरह लाइबल होंगे, बाध्य होंगे, और फर्म भी उससे बाध्य होगी। इस प्रकार लाभ में हिस्सा लेना ही भागीदारी की स्थापना के लिए आवश्यक तो नहीं है। यह भी देखना चाहिए कि क्या कारोबार सभी भागीदारों के द्वारा या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा सभी की ओर से चलाया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पारस्परिक अभिकरण के अभाव में भागीदारी का संबंध स्थापित नहीं होगा। याद रखना, यानी ये 6 जितने पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के। ठीक है, इनमें से कोई भी एक आवश्यकता तो मिसिंग होता है अगर, तो वो फिर आपकी भागीदारी नहीं मानी जाएगी।
अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे भागीदारी और संयुक्त परिवार में अंतर। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आज की आप लोगों की क्लास कैसी लगी? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी कोशिश पूरी करी थी, ठीक है। फीडबैक देना मत भूलिएगा आप लोग कमेंट में। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी क्लास के साथ, यानी आपका ये जो देख रहे हो आप लोग, इसी क्लास को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर।